हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे तो आज हम लोग सीबीएसई के सैम्पल पेपर को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के। यानी कि सीबीएसई में हमारे ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस, उसके हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सैम्पल पेपर क्लास 12 के सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमें कितने मार्क्स चाहिए, 12 मार्क्स के हमारे होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन हमारा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि पहले क्वेश्चन में हमें करने हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करने हैं, हमें इवेंट्स को क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। पहला इवेंट है हमारा द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। सेकंड है हमारे द एंड ऑफ सिविल वॉर इन तजाकिस्तान। थर्ड है अ मिलिट्री कूप बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। एंड लास्ट हमारे हैं रशियन रेवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग डेट इवेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा है द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। जो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान था हमारा, वो हमारा कब हुआ था, तो 1979 से लेकर के हमारा 1989 तक हुआ था। अब इसमें होता है क्या, लोग पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़े समझते हैं। लेकिन 1978 में क्या होता है, 1978 के बीच में क्या होता है, अफगानिस्तान जो होता है हमारा क्या है, अफगानिस्तान एंड जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था उस टाइम पे, तो इन दोनों के बीच में क्या था, 1978 में इन दोनों के बीच में क्या थे, तो अफगानिस्तान एंड यूएसएसआर के बीच में रिलेशन क्या थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इनके बीच में क्या होता है, 1978 में एक पीस एग्रीमेंट भी होता है। यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान के बीच में क्या होता है, 1978 में एक पीस एग्रीमेंट भी होता है। लेकिन 1979 के अंदर क्या होता है, 1979 के अंदर जो तालिबान है उसका क्या होता है, तालिबान का क्या होता है, अफगानिस्तान के ऊपर क्या होता है, कब्जा हो जाता है, उसको कॉन्कर करता है। एंड देन उसके बाद क्या होते हैं, तो यूएसएसआर और क्या होते हैं हमारे सोवियत संघ के बीच में, यूएसएसआर के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में क्या होते हैं, रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। जिस कारण क्या होता है, 1979 के अंदर यूएसएसआर क्या करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन करते हैं और ये करीब 10 सालों तक यहाँ पे क्या रहता है, लड़ाई वहाँ पर चलती रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एंड ऑफ सिविल वॉर इन तजाकिस्तान। अब तजाकिस्तान के अंदर क्या होता है, तो तजाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर होता है। अब सिविल वॉर का मतलब होता है कि कंट्री आपस में क्या करती है, कंट्री क्या होती है, हमारी कंट्री के इंटरनल कुछ अलग अलग ग्रुप्स क्या करते हैं, कंट्री के अंदर लड़ाई करने क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। तो बेसिकली तजाकिस्तान में जो सिविल वॉर हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1991 से, क्या हुआ था, सिविल वॉर यहाँ पर क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे, जो कि 2001 तक क्या हुए थे, सिविल वॉर चले थे। नेक्स्ट हमारे हैं अ मिलिट्री कूप बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने क्या करते हैं, मिलिट्री यहाँ पर क्या करते हैं, कूप करते हैं। तो ये बेसिकली कब करते हैं, तो 1999 में यहाँ पर होती है। एंड लास्ट इवेंट है हमारे रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन जो होती है वो 1917 में होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो हम अगर क्रॉनिकल ऑर्डर में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला इवेंट कौन सा आ रहा है हमारा डेट वाइज, तो सबसे पहले हमारे हो जाएंगे रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि नंबर हमारा 4th हो जाएगा। तो हमें 4th क्या दिख रहे हैं, हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमारे आएंगे रशियन रेवोल्यूशन, सेकंड आएंगे हमारे फर्स्ट यानी कि सोवियत यूनियन का इन्वेजन आएगा हमारा, थर्ड हमारे आएंगे अब मिलिट्री कूप जो कि हमारे कब हुए 1999 में, और लास्ट आएंगे हमारे द एंड ऑफ सिविल वॉर इन तजाकिस्तान। यानी कि तजाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर कब खत्म होता है हमारा, 2001 के अंदर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेंट्रल एशियन कंट्री अपॉइंटेड हिमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 years। अब होता है क्या, तो बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि होता है यहाँ पे हमारा कि जैसे ही क्या होता है, यूएसएसआर का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है आफ्टर द कोल्ड वॉर। क्या होते हैं, जब कोल्ड वॉर क्या होते हैं, खत्म होते हैं, तो कोल्ड वॉर यूएस से
एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चले थे, जो कि 1991 में क्या होते हैं, कोल्ड वॉर खत्म होते हैं। अब कोल्ड वॉर में क्या होता है, तो यूएसएसआर जो होता है कोल्ड वॉर के बाद 15 डिफरेंट कंट्रीज में क्या होता है, कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर 15 डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, टूटता है। जिसमें से कुछ कंट्रीज होते हैं, जब 15 कंट्रीज क्या होते हैं जो यूएसएसआर से अलग होते हैं, इसे टूट के जो अलग होते हैं, वो हड़ीली क्या करते हैं, हड़ी यानी कि बहुत जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, ये बनाते हैं ना, बहुत जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। और ज़्यादा पावर किसको देते हैं, तो प्रेसिडेंट को क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, पावर दे देते हैं। प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 10 ईयर्स क्या करते हैं, रूल करते हैं। पहले क्या करते हैं, 10 ईयर्स तक रूल करते हैं, और 10 ईयर्स रूल करने के बाद फिर से क्या बोलते हैं कि वो और 10 साल क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर रूल करना चाहते हैं, यानी कि अपने रूलिंग टाइम को क्या कर रहे हैं, वो एक्सटेंड कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे 2 कंट्री हमें देखने को मिलती है, एक हमें मिलती है तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलती है, और एक कंट्री हमें देखने को मिलती है उज्बेकिस्तान देखने को मिलते हैं। यानी कि 2 कंट्री ऐसे थे जिनके प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 10 ईयर्स रूल करने के बाद भी क्या बोलते हैं कि हमें 10 साल और क्या करना है, रूल करना है। क्योंकि जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया, और जो अल्टीमेट पावर देने चाहिए वो प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा क्या दिए गए, पावर यहाँ पर दे दिए गए। तो हमारे ऑप्शंस में कौन जाएंगे, हमारे तुर्कमेनिस्तान हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, आर्म्स कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज एज इट प्रिवेंट्स द मिलिट्री एक्शन, it controls actions to defend against military tasks, it regulates the acquisition or development of weapons, and last है हमारे it concerned with preventing a war-like situation। यानी कि क्वेश्चन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आर्म्स कंट्रोल करने से हमें क्या मिलेगा, तो हम अपने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को कैसे मेजर कर पाएंगे। यानी कि हम लोग हथियार जो बनाते हैं, जो भी कंट्री क्या करती है वो हथियार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, अगर वो सर्टेन टाइप ऑफ हथियार बनाना क्या कर दे, कम कर दे, तो उससे क्या चीज़ें मेजर होगा, तो क्या उससे मिलिट्री अटैक नहीं होगा, तो बिल्कुल इससे क्या होने वाले मिलिट्री अटैक इससे ऑफकोर्स होंगे। वैसा बिल्कुल नहीं है कि हथियार बनाना कम कर दो, मिलिट्री एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो ये आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे। सेकंड हमारे हैं, इट कोऑर्डिनेट्स एक्शंस टू डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री टास्क, तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे हैं, इट रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, एंड लास्ट हमारे हैं, इट इज कनेक्टेड विथ प्रिवेंटिंग अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो हमारे सही आंसर कौन से हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या करेंगे, एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ क्या करेंगे, वेपन्स को कंट्रोल करेंगे। यानी कि आर्म्स कंट्रोल के मेजर से हम लोग क्या करते हैं, तो आर्म्स कंट्रोल के मेजर से हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को करना ये होगा कि जैसे ही क्या करेंगे, हम लोग आर्म्स कंट्रोल के थ्रू जाएंगे तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि हम एक सर्टेन टाइप ऑफ हथियार बनाना क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या उसको कहीं ना कहीं हम लोग प्रिवेंट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखें न्यूक्लियर वेपन है ना, न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा क्या है, डेडली वेपन्स है, जिससे बहुत नुकसान होंगी अगर कहीं पे इसको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह के वेपन्स को हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वेपन से क्या होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्म होती है। तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डैश इंश्योर्स दैट राइवल्स डू नॉट गो टू वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन। यानी कि क्या बोला यहाँ पे कि ऐसे कौन से बेसिकली राइवल्स किस स्टेप्स के थ्रू राइवल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और उनके मिसकंसेप्शन होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलायंस बिल्डिंग का, सेकंड है हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, थर्ड हमारे हैं बैलेंस ऑफ पावर, एंड डी ऑप्शन में हमारे हैं आर्म्स कंट्रोल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे सही आंसर हो जाएंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यानी किसी बात की कहीं हम राइवल्स की बात करते हैं, जैसे हमने देखा था कोल्ड वॉर, कब हमने देखा था, जब कोल्ड वॉर चल रहे थे, क्या चल रहे थे, जब कोल्ड वॉर हमारे चल रहे थे, तो कोल्ड वॉर में यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों क्या हो गए थे, एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे, एंड दोनों ही ने क्या किया था, कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे। जैसे हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए ने ग्रुप बनाया था, नेटो बनाया था, है ना, फिर इसने बनाया था
एक सीटो ग्रुप बनाया था इसने, है ना, नाटो बनाया था, सीटो बनाया था। सेकंड हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया था। क्या बनाया था? वार्सो पैक्ट बनाया था। तो इन चीज़ों के थ्रू बेसिकली क्या देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग बना लेते हैं। तो ग्रुपिंग बनाने से बेसिकली क्या होता है, तो ग्रुपिंग अगर हम बना लेते हैं तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, वॉर कंट्रोल हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। क्या बनाएंगे, तो अलग अलग। जैसे हम लोग बात करेंगे वार्सो पैक्ट की, तो इसको बनाया गया था 1955 के अंदर। वार्सो पैक्ट को कब बनाया गया था? 1955 के अंदर। नाटो की बात करेंगे तो इसको बनाया गया था 1949 के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर सीटो की बात करें तो सीटो का जो फॉर्मेशन है वो 1954 के अंदर किया गया था। और लास्ट में हमारे कौन से हैं, तो हम सेंटो की बात करें ना, सीटो की बात करें यहाँ पर, और सेंटो की अगर हम बात करते हैं तो सेंटो को बनाया गया था 1955 में। तो कहीं भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रुपिंग हम लोग कर लेंगे, है ना। अलायंस बिल्डिंग करने से क्या हो जाएगी, अलायंस करने से कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी कि वॉर नहीं होगा, इसमें वॉर की कॉन्सेप्शन और ज़्यादा क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। तो हमारे सही आंसर कौन से हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन विथ द लिस्ट टू, यानी कि हम यहाँ पर क्या दिए गए, दो अलग अलग हमें यहाँ पर लिस्ट शो हो रहे हैं, लिस्ट को हमें क्या करना है, मैच करना है। पहला हमारा है इंडिजीनियस पीपल ऑफ द कॉर्डिलेरा रीजन, है ना। सेकंड हमारे हैं मैपुचे। थर्ड हमारे हैं ट्राइबल पीपल ऑफ द चितगांव हिल्स ट्रैक्ट्स। लास्ट हमारे हैं कूना ट्राइब। यहाँ पर हमें लिस्ट 2 में बहुत सारे ऑप्शन देंगे, जैसे चिले दिए गए हैं, बांग्लादेश हैं, फिलीपींस हैं और ईस्ट ऑफ पनामा कैनल है। तो हम लोग अगर मैच करेंगे तो पहला हमारा ऑप्शन है इंडिजीनियस पीपल ऑफ द कॉर्डिला रीजन। ये कहाँ के हो जाते हैं हमारे, तो ये हमारे हो जाएंगे फिलीपींस के, है ना। सेकंड हम लोग देखते हैं मैपुचे। तो मैपुचे हमारे कहाँ के हो जाते हैं, हमारे ये चिली के हो जाते हैं, है ना। थर्ड हम ऑप्शन को देखते हैं ट्राइबल पीपल ऑफ द चितगांव हिल्स ट्रैक्ट्स। चितगांव हिल्स बेसिकली कहाँ पड़ता है हमारा, तो चितगांव हिल्स हमारे पड़ते हैं बांग्लादेश के अंदर। एंड लास्ट हमारे हैं कूना ट्राइब। तो कूना ट्राइब कहाँ पे है, ईस्ट पनामा कैनल के पास आते हैं हमारे। तो हमारे हो जाएंगे डी नंबर, यानी कि हमारे ए के ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, हमारे ए के ऑप्शन हो जाएंगे थर्ड। तो ए के थर्ड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ही जगह दिख रहे हैं। हम लोग बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्या बी के फर्स्ट हमें दिए गए हैं, तो बी के फर्स्ट भी दिए गए हैं। एंड सी का हमारा ऑप्शन है सेकंड नंबर, तो सी के हमें ऑप्शन नंबर सेकंड भी दिए गए, डी के हमें ऑप्शन 4 भी, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि इंडिजिनियस पीपल ऑफ कॉर्डिला रीजन कहाँ पे बिलोंग करेंगे, हमारे फिलीपींस पे। मैपुचे कहाँ के बिलोंग कर रहे हैं, हमारे चिली के, है ना। ट्राइबल पीपल ऑफ चितगांव हिल्स ट्राइब कहाँ पे हमारे बिलोंग करेंगे, बांग्लादेश में। एंड लास्ट हमारे हैं कूना ट्राइब। तो कूना ट्राइब पीपल कहाँ बिलोंग करते हैं, हमारे ईस्ट ऑफ द पनामा कैनल, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर। यानी कि हमें क्या दिए गए, यहाँ पर एक असर्शन दिए गए और एक रीजन दिए गए, दो अलग अलग क्या दिए गए, हमें स्टेटमेंट दिए गए। उन स्टेटमेंट के बेस पे हमें क्या करना है, अपने आंसर्स को चेक करने हैं। पहला हमारा असर्शन हमें क्या बोल रहा है, थ्रू आउट द कोल्ड वॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्दर्न ट्राई टू इंश्योर अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड हमारे हैं दे डिप्लॉय मिलिट्री, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे हैं दे डिप्लॉय मिलिट्री फोर्सेस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स, तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो गए, सही हो गए। लेकिन हम क्या देखेंगे, क्या जो असर्शन ए है, रीजन आर है, वो असर्शन ए से रिलेट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम एक मैप के थ्रू समझते हैं, तो जो बेसिकली अगर हम लोग वर्ल्ड मैप के अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे हो गए नॉर्दर्न पार्ट, ये कौन से हमारे हो गए, नॉर्दर्न पार्ट, और ये वाले पार्ट हमारे हो गए साउदर्न पार्ट। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को ये मिलता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट जो वर्ल्ड का है, वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं वो कंट्री कैसी कंट्रीज़ होती हैं, अधिकतर वो कंट्रीज़ कैसी होती हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। कैसी कंट्री होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। और जब कंट्री डेवलप्ड होंगी तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा हमारा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही
ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि इनके पास जो रिसोर्सेज का फ्लो है वो फ्लो, इनके पास रिसोर्सेज क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज का फ्लो हो। तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही हो गए। नेक्स्ट हमारे हैं दे डिप्लॉय मिलिट्री फोर्सेस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स, और ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन साइट्स पे जहाँ से क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं रिसोर्सेज को, तो उन जगहों पर क्या करते हैं, ये मिलिट्री को भी क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, यानी कि यहाँ पर अपने आर्मी को भी क्या करते हैं, ये भेजते हैं। तो हम देखने को मिल रहा है कि हमारे असर्शन ए भी सही है और हमारे रीजन आर भी सही है, लेकिन जो हमारा रीजन आर है वो किसी भी तरह से क्या कर रहा है, हमारे असर्शन ए से क्या कर रहा है, लिंक नहीं बना रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट हमारे क्या बोल रहे हैं, बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हमारे बोथ हमारे असर्शन ए और रीजन आर भी क्या है, हमारे करेक्ट है। एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये बिल्कुल भी क्या हो रहा है, हमारा नहीं है, क्योंकि इन दोनों हमारे असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजन आर असर्शन ए का लिंक क्या हो रहा है, हमारा नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द असर्शन ए इज इनकरेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, हमारे असर्शन ए हमारे सही है। नेक्स्ट हमारे द असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बोथ असर्शन रीजन क्या हमारे करेक्ट है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि हमारे 6 के आंसर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, नेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उनके फाउंडर के हमें क्या करने हैं, नेम बताने हैं। तो पहले हमारे कौन से पर्सन है, तो ये के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है हमारे आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एंड लास्ट है हमारे मिनोई मसानी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, तो हम इनके फाउंडर के नेम बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखें जो हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1934 के अंदर। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इनके अंदर क्या थे, मेंबर्स थे। तो पहला हमारा है जेपी नारायण, पहले कौन से मेंबर थे इनके, जेपी नारायण, है ना, जेपी नारायण इनके पहले मेंबर थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं अच्युत पटवर्धन हमारे हैं। नेक्स्ट कौन है हमारे, अच्युत पटवर्धन, और एक हमारे हो जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन से हो जाएंगे हमारे, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, यानी कि ये कौन है हमारे जो फाउंडर है, फाउंडर पर्सन है हमारे किनके, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। तो के.एम. मुंशी हमारे नहीं होंगे, है ना, आचार्य नरेंद्र हमारे क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, आचार्य नरेंद्र देव, है ना। कौन से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट में अपने क्वेश्चन को देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड इट वॉज फाइनली हेल्ड फ्रॉम, यानी कि हमें बताना गया जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस हम लोग को कब मिली, तो 15th ऑफ अगस्त, कब मिली, 15th ऑफ अगस्त 1947 को हमें क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड वॉज फाइनली हेल्ड फ्रॉम, यानी कि इलेक्शन करवाने के लिए क्या किया, तो 2 बार क्या किया, लोकसभा के इलेक्शन को कैंसिल किया गया, एंड इसके बाद फाइनली जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो कब करवाया गया, हमें इसके बारे में बताया गया है। तो पहले हमारे ऑप्शन दिए गए इसमें नवंबर 1951 टू फरवरी 1952, सेकंड हमारे ऑप्शन है दिसंबर 1951 टू फरवरी 1952, सेकंड सी ऑप्शन हमारे हैं सितंबर 1951 टू फरवरी 1952, और लास्ट ऑप्शन है हमारे अक्टूबर 51 टू फरवरी 1952। तो हमें क्या देखने को, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 26 क्या है, 26 ऑफ नवंबर को, कब, 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। एंड 26 ऑफ जनवरी, कब, 26
6 ऑफ जनवरी 1950 को हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि फोर्स में वो आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 कब, 25 ऑफ जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है। एंड 28 जनवरी कब, 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है। अब होता है क्या बेसिकली, जब हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ा 2 बार, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो हमारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उसको पहले क्या कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन हमारे कंट्री में पहली बार हो रहे थे, तो हमें क्या करना था, इक्वल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन हमें क्या करना था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या करना था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या करना था, हमें डिवाइड करना था, है ना। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या करना था, डिवाइड करना था, जो कि काम जो कि किनका काम था, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम किनका था, इलेक्शन कमीशन का। किनका काम था, इलेक्शन कमीशन का। और जो इलेक्शन कमीशन थी ये अकेले इस काम को नहीं कर रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने एक क्या किया था, इन्होंने डेलिमिटेशन कमीशन थी। क्या थी, एक डेलिमिटेशन कमीशन थी। तो इलेक्शन कमीशन डेलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलके क्या कर रही थी, हमारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का फॉर्मेशन कर रही थी। उनको निर्वाचन के क्षेत्र को क्या कर रही थी, पॉपुलेशन वाइज डिवाइड कर, जिस कारण से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होती है ना। उनको करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहे थे, जिस कारण से इलेक्शन को क्या किया गया था, 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा था। और जो फाइनली जो हमारा इलेक्शन होता है वो अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक क्या होता है, हमारे कंट्री में इलेक्शन वगैरह क्या होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। और इस लोकसभा इलेक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें अपने कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। वो कौन होते हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू हमें क्या मिलते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं हमारी यूनियन कैबिनेट में, है ना। कब मिलते हैं, 1952 में। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, Which of the following Chinese leader was accompanied by Dalai Lama during the visit to India in 1956? अब ईयर कब की बात की जा रही है, तो 1956 की बात की जा रही है। और 1956 के अंदर जवाहरलाल नेहरू क्या थे हमारे, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे हमारे इंडिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। अगर हम बात करते हैं दलाई लामा की, तो दलाई लामा ये होते कौन, दलाई लामा कौन है, तो दलाई लामा जो है वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। कौन होते हैं, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। कौन है, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर है, कहाँ के, तिब्बत के। लेकिन होता क्या है कि चाइना क्या करता है, कॉन्कर करता है, कि चाइना क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, ऑक्युपाइड कर लेता है किसको, तिब्बत को। चाइना कंट्रोल तिब्बत इन 1950। चाइना क्या करता है, तिब्बत को 1950 में क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है। और 1956 के अंदर क्या होते हैं, दलाई लामा उस टाइम पे क्या होता है, जो पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बत के, वो क्या करते हैं, इंडिया विजिट करते हैं चाइना प्रेसिडेंट के साथ। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो जोहू इनलाई प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। प्रीमियर जोहू इनलाई, उस टाइम पे प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है, चाइना के अंदर प्रीमियर गढ़ के नाम शो किया जाता था। इन्होंने क्या बोला, इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं आकर के, तो नेहरू जी को ये बोलते हैं कि आप हमें क्या करो, चाइनीज प्रेसिडेंट से क्या करिए, आप बात करिए कि ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमारे कंट्री का कंट्रोल तो कर लिया है, आप उनको बोलो कि कम से कम हमें क्या दे, ऑटोनॉमी दे। क्या दे, हमें ऑटोनॉमी दे। अब ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल। क्या होता है हमारा, सेल्फ रूल। तो दलाई लामा ने बोला नेहरू जी को कि आप एक काम करो, उनको बोलो कि
ठीक है हमारे कंट्रोल तो उन्होंने क्या किया है, हमारे तिब्बत के ऊपर उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन आप उनको बोलो समझाओ कि कम से कम आप क्या करो, हमें ऑटोनॉमी दे दो, सेल्फ रूल दे दो, कि कम से कम हम अपने एरिया में रूल तो कर सके। ठीक है कंट्रोल किसका रहेगा, तिब्बत के ऊपर, चाइना का रहेगा। तो एंथ्रोपोलॉजी ने क्या किया, हालांकि इनकी बात को क्या किया गया, नहीं माना गया। तुम्हारे इसमें ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे, तो प्रीमियर जोहू इनलाई हमारी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट हमारे फिर से क्वेश्चन कौन से हैं, असर्शन और रीजन वाले हैं। पहला में स्टेटमेंट असर्शन में क्या बोल रहे हैं, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन allows different tribes complete autonomy of preserving their practices and customary laws। सेकेंड हम रीजन में देखते हैं, दिस प्रोविजंस provided crucial in resolving complex political problems in the north east। यानी कि पहला मेरे असर्शन बोला गया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सिक्स्थ क्या है, हमारा शेड्यूल्ड है, वो सिक्स शेड्यूल्ड क्या करता है, ये अलाउ करता है कि जो अलग अलग क्या है ट्राइब्स यानी कि जनजाति लोग हैं उनको क्या मिले, कंप्लीट ऑटोनॉमी, लेकिन उनको कंप्लीट क्या दिया जाए, सेल्फ रूल उनको दिया जाए, जिसके थ्रू क्या करेंगे, जो उनके अपने प्रिजर्विंग अपने प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, अपने कस्टमरी लॉज जो बनाते हैं उनको क्या करते हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग तो हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही हमारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस प्रोविजंस प्रोवाइड क्रूशियल इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट में हमारे क्या होंगे, ये भी रीजन हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से लिंक बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा क्या है, इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर हम लोग क्या देखने को मिलती है कि अभी के टाइम पे इसके अंदर क्या है 12 क्या है हमारे, तो इसके अंदर हमारे 12 अलग अलग क्या है हमारे शेड्यूल्ड है, क्या है 12 अलग अलग हमें शेड्यूल्ड देखने को क्या मिलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा शेड्यूल 6 जो है कौन सा है, जो 6th शेड्यूल्ड है हमारा, ये कहीं ना कहीं क्या करता है हमारा, तो ये हमारे क्या करते हैं, तो किसके बारे में बात करते हैं, हमारे जो 6th शेड्यूल्ड है वो कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे बात करते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, कौन से हमारे हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उसके बारे में क्या करते हैं हमारे, ये बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। जैसे हम बात करते हैं अगर हम लोग आसाम की है ना, मणिपुर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हम लोग देखने को मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या देखने को, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जिस कारण से क्या दिया गया, यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको क्या दिया गया, ऑटोनॉमी दिया गया। जैसे हम बात कर लेते हैं, असम में एक प्रजाति पाई जाती है, तो है ना, असम के अंदर एक कौन सी होती है हमारी, तो असम के अंदर हमें एक देखने को मिलती है जो प्रजाति होती है ना, उसका नाम क्या होता है हमारा, जो बोडोस है, कौन है, तो असम के अंदर एक प्रजाति हमें देखने को मिलती है, तो असम के अंदर कौन है, तो बोडोस नाम की क्या हमें देखने को मिलती है, एक हमें शेड्यूल कास्ट देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए क्या दिया, कंप्लीट ऑटोनॉमी दे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से क्या हो रही है, जब से हमारा कंट्री क्या हुआ है आज़ाद, सबसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, अलग होने की डिमांड करते रहते हैं ना, अलग अलग रीजन्स के थ्रू, है ना। तो इनको ये बोला गया कि ठीक है हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी देंगे, आपको सेल्फ रूल करने का हम लोग क्या देंगे, पावर देते हैं, आप क्या करो, सेल्फ रूल करो, लेकिन आप रहोगे कहाँ पर, तो आप इंडिया के इंटीग्रल पार्ट ही रहोगे। आप क्या रहोगे, इंडिया के इंटीग्रल पार्ट ही रहोगे, यानी कि आप इंडिया के पार्ट में ही रहोगे। ठीक है, हम आपको ऑटोनॉमी तो देंगे, लेकिन आप रहोगे कहाँ पर, इंडिया के इंटीग्रल पार्ट में ही रहोगे। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देता है, स्पेशल प्रोविजन देता है किनके बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। और सेकंड हमें क्या बोलता है, दिस प्रोविजंस प्रोवाइडेड क्रूशियल इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये आंसर भी हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इससे क्या होगा, अगर हम लोग ऑटोनॉमी इनको देते हैं इंडिया के इंटीग्रल पार्ट को बना करके, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं क्या होंगी, रिजॉल्व होंगी। तो इसमें हमें क्या देखने को, हमें असर्शन ए भी हमारा सही है और हमारा रीजन आर भी सही है। और कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, असर्शन और रीजन दोनों कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपस में एक लिंक बना रहे हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो बोथ द assertion A and the reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion। यानी कि फर्स्ट आंसर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है,
फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ विच कंट्री डिड इंडिया मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट बाय कन्विंसिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि क्या बात की गई, यानी कि यहाँ पे हमें बात की गई है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि किस कंट्री के फ्रीडम के लिए इंडिया ने क्या किया था, इंटरनेशनल क्या किया था, कॉन्फ्रेंस किया था, ताकि उस कंट्री को क्या मिल सके, तो ताकि उसको क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके। तो हमें ऑप्शन क्या दिए गए, तो पहला ऑप्शन हमारा है मलेशिया, सेकंड ऑप्शन है हमारे वियतनाम, थर्ड हमारे हैं थाईलैंड और लास्ट हमारे हैं इंडोनेशिया। तो इंडिया ने किसके फ्रीडम के लिए क्या किया था, प्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, तो वो कंट्री हमारी है इंडोनेशिया के लिए। किसके लिए किया था, इंडोनेशिया के लिए। अब इंडोनेशिया में एक बहुत ही कहते हैं फेमस लीडर जिनका नाम क्या था, जिनका नाम सुकर्नो था ना, इंडोनेशिया के क्या थे, बहुत ही फेमस क्या थे, ये लीडर थे। और जो हमारे उस टाइम के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, जो हमारे इंडिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, जो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू जी थे, कौन थे, जो नेहरू जी थे। तो कहीं ना कहीं क्या था, इनकी दोनों की क्या थी, बहुत अच्छी क्या थी, इन दोनों की फ्रेंडशिप थी, जिस कारण से महात्मा गांधी जिस कारण से नेहरू जी ने क्या किया था, तो जिस कारण से नेहरू जी ने क्या किया था, जो क्योंकि क्या थे, सुकर्नो के बहुत अच्छे वो फ्रेंड थे, जिस कारण से उन्होंने किया ये कि इंटरनेशनल उनकी आज़ादी के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह किए, ताकि इनके फ्रीडम स्ट्रगल को इनको क्या मिल सके, आज़ादी मिलने में थोड़ी बहुत क्या हो सके, इनको सपोर्ट हो सके। हमने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोडो कम्युनिटी बिलोंग्स टू, जैसा कि हमने अभी देखा है कि बोडो कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर से, असम से, मिजोरम से या फिर अरुणाचल प्रदेश से। तो बोडो कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है हमारी, तो बोडो कम्युनिटी हमारी असम से क्या करती है, बिलोंग करती है। नेक्स्ट हम लोग अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन बी, और सेक्शन बी भी हमारे कितने मार्क्स के हैं, तो सेक्शन बी हमारे 12 मार्क्स के है ना। हमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 मार्क्स। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडो भूटान रिलेशनशिप। अब हमें क्या बताना है, तो इसके अंदर हमें देखना है कि इंडिया और भूटान जो कि कहीं ना कहीं क्या एक नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन इनके बीच में किस तरह का है, इनके बारे में क्या करना है, इनके रिलेशन के बीच में क्या करने हैं, 2 फीचर्स हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो इंडिया और भूटान है, इनका रिलेशन क्या है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कि इनके आपस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इनके रिलेशन कहीं ना कहीं क्या हमें देखने को मिलते हैं, अच्छे देखने को मिलते हैं। तो पहला रीज़न हम लोग समझेंगे, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इंडिया का मैप लेके चलते हैं, तो इंडिया के मैप में हम लोग देखेंगे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड हमारा है, कौन सा है, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड है। ये स्टार्टिंग से हमने जैसे देखा कि हमेशा यहाँ पे क्या रहती है, प्रॉब्लम होते रहती है, लोग यहाँ से क्या करते हैं, अलग होने की डिमांड वगैरह करते रहते हैं। तो जो अलग अलग कंट्री से, चाइना की बात करें हम लोग है ना, बांग्लादेश की बात करें है ना, पाकिस्तान की बात करें, तो ये सारे कंट्री के जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के लोग, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए हमारे, मिलिटेंट ऑक्यूपाइड पार्ट हो गए, तो ये करते क्या थे, तो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में आके क्या करते हैं, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड के अंदर आकर के क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं, कि उकसाते हैं कि आप क्या करो, अलग होने की डिमांड वगैरह करो। तो जो वहाँ पे भूटान का क्या था, मोनार्क है, कौन, तो जो भूटान का मोनार्क था, भूटान का मोनार्क जो राजा वहाँ का था, वो क्या करता है, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन किसको देता है, तो इंडिया को इसके बारे में क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है ना। और जैसे ही क्या करता है, इंडिया को पता चलता है, ये लोग यहाँ से क्या करते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया को पता चलता था, पहले लोग क्या करते यहाँ से भागना शुरू होते थे, जिस कारण से भूटान ने क्या किया, हमारी हेल्प की, और इनको पता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ मिलिटेंट लोग आते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लोग यहाँ पर क्या करते आते हैं, और इस पार्ट को अलग करने की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, भूटान ने कहीं ना कहीं हमारी क्या की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिससे हमारे इनके बीच नेशन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एंड सेकंड फीचर की हम लोग बात करेंगे, तो जो इंडिया है, कौन, जो इंडिया है वो क्या करते हैं, तो इंडिया ने हाइड्रो क्या किया है, इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भूटान की क्या की है, बहुत ज़्यादा क्या की है, हेल्प की है। और हिमालयन किंगडम में, कहाँ पर, हिमालयन किंगडम साइड में अभी भी क्या है, इंडिया जो है वो भूटान की क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना, उनके डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं भूटान के डेवलपमेंट में इंडिया का क्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये हमें बताता है कि इन दोनों के रिलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे, इनके फीचर्स के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, एनालाइज 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी
स्ट्रैटेजी, यानी कि जो इंडिया का जो हमारा सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है इसके बारे में हमें क्या करने हैं, कुछ बताने हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंडिया ने सबसे पहले अपने क्या किया, तो सिक्योरिटी अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया ने अपनी जो सिक्योरिटी लेवल को जिस तरह से देखा है तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, तो इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, तो जो अपने मिलिट्री पावर है क्या है हमारे, तो जो हमारे मिलिट्री पावर होंगे, क्या होंगे, तो जो हमारे मिलिट्री पावर है उसको इंडिया ने कहीं ना कहीं क्या किया, काफ़ी ज़्यादा उसको मजबूत किया, उसको स्ट्रेनिंग किया, स्ट्रेथनिंग किया है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा क्या किया, मजबूत किया। जिससे हम लोग देखते हैं कि 1998 में हम लोग क्या बनते हैं, न्यूक्लियर पावर बनते हैं। क्या बनते हैं हम लोग, तो 1998 के अंदर इंडिया क्या बनता है, तो 1998 के अंदर इंडिया क्या बनता है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनता है, जो कहीं हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ से हम लोग देखेंगे तो हम लोग और क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे यानी कंट्री के इंटरनली में हम लोग क्या किए हैं, डेमोक्रेसी को अपना करके हमने क्या किया, कहीं ना कहीं अलग अलग यूनियन जो हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया है, तो हमारा जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं क्या यूनियन ऑफ स्टेट है, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें क्या होता है, कोई भी यूनियन क्या, कोई भी स्टेट क्या कर सकता है, इंडिया से अलग नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेट क्या हो जाएगा, इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। तो सेकंड हम लोग बात करते हैं हमारे मिलिट्री पावर, हम लोग क्या किया 1998 में मिलिट्री पावर, जिससे हमारे कंट्री को क्या मिला, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला है ना। सेकंड हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने क्या किया है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग यूएन के बारे में बात करते हैं, तो यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसमें इंडिया ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, जिससे इंडिया को क्या मिले, ग्लोबली पहचान मिले, जिससे अगर कभी कंट्री में प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम के लिए क्या करें, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF वगैरह हैं, वो हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। साथ ही हमने क्या किया है, तो साथ ही हमने क्या किया है, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या किए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हमने क्या किया है, अलग अलग कंट्रीज जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको भी हमने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे हमें कहीं भी क्या होंगे, प्रॉब्लम कहीं भी ना हो सके। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया एंड रसिया का अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया एंड रसिया की हम लोग बात कर लें, है ना, इंडिया USA की बात कर लें, है ना, इंडिया जापान की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इन कंट्री से हमारा क्या है, रिलेशन काफ़ी अच्छा है, जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। एंड सेकेंडली हम लोग क्या देखते हैं, तो कंट्री के सिक्योरिटी को हम लोग और भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट्स हमारे नॉर्थन ईस्ट में, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि नॉर्थन ईस्ट में बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश हैं जो कि कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि अलग होने की। जैसे हम लोग बात कर लेंगे मिजोरम की, है ना, मिजोरम की, आसाम वगैरह, तो इन कंट्री को हमने क्या किया, तो हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी को अपना करके कहीं ना कहीं क्या किया है, इक्वली राइट वगैरह हर जगह पे दी है, जिससे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी क्या रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। साथ ही हमने क्या किया, अपने मिलिट्री पावर को भी स्ट्रेंथ किया है। 1998 हमने न्यूक्लियर वेपन पर हम लोग क्या बने, न्यूक्लियर पावर कंट्री बने हैं। और साथ ही हमने क्या किया, यूएन हो गए हमारे, वर्ल्ड बैंक हो गए, क्या हो गए, वर्ल्ड बैंक, है ना, IMF हो गए। तो इन अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हमारा अच्छा खासा क्या है, पार्टिसिपेशन है, जिससे कहीं ना कहीं क्या मिलता है, हमें एक इंटरनेशनल क्या मिलती है, पहचान मिलती है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें है ना। हमें कभी भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें कहीं ना इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत अच्छी पहचान होती है। साथ ही हमने क्या किया है, तो साथ ही हमने क्या किया है, तो अपने इंटरनेशनल रिलेशन को क्या किया हम लोग, अलग अलग कंट्री के साथ हमने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया, काफ़ी रिलेशन क्या अलग अलग कंट्री से बहुत ज़्यादा हमारे रिलेशंस क्या हैं, अच्छे हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ईयर प्लान एंड द सेकेंड 5 ईयर प्लान। यानी कि जैसे हमने कहा, जब हमें इंडिपेंडेंस 1947 में, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया गया, 1950 में क्या किया गया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, तो 1900 कब, प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात कर लें, प्लानिंग कमीशन की बात कर लें हम लोग, तो 15 ऑफ मार्च, कब, 15 ऑफ मार्च 1950 को क्या बनाया गया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। जो प्लानिंग कमीशन का बेसिकली काम क्या था कि 5 ईयर प्लान को क्या करना, लॉन्च करना, है ना। हर 5 साल के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लानिंग कमीशन क्या करेंगे, एक
बेसिकली क्या बनाएंगे, एक तरह से कहीं ना कहीं रूल्स बनाएंगे, एक तरह से कहीं ना कहीं टारगेट सेट करेंगे कि आने वाले 5 सालों में हमें क्या करने हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें अचीव करना है। तो हमें बताएगा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस था। तो हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लानिंग था वो कब आया था हमारा, तो अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, क्या बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का, सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया था वो कब आया था, तो 1951 से लेके 1956 तक आया था, है ना। हमारा पहला प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1951 से लेके 1956 तक। और ये पहला हमारा जो प्लानिंग था ये क्या था, हेरोल्ड, क्या था, हेरोल्ड डोमर, है ना, हेरोल्ड डोमर के बेस पे, हॉरेल डोमर के बेस पे क्या आया था हमारा पहला 5 ईयर, है ना, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे क्या आया था हमारा पहला 5 ईयर प्लान को क्या किया था हमारा, लाया गया था। और जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है ये 1956 से लेके 1961 तक आया था। और ये हमारा महालनोबिस क्या था, महालनोबिस मॉडल के ऊपर क्या था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बेस था। तो पहले डिफरेंस हम लोग इसको भी कर सकते हैं कि पहला प्लानिंग कमीशन क्या लाया था हमारा, 1951 to 56 में आया था, जो किसके मॉडल पे था, तो हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आया था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा 1956 1961 तक आया था, जो कि हमारा क्या था, तो महालनोबिस मॉडल पर क्या था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था। अगर हम बात जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था इसमें एग्रीकल्चर को क्या किया गया था, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, फोकस किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर 85% लोग क्या थे, 85% लोग किसी ना किसी तरह से किस पर डिपेंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे क्या कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। वही हम लोग बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। जो सेकंड 5 ईयर वाला प्लान था वो कहीं ना कहीं किस पे बेस था, इंडस्ट्री पे बेस था। किस पे बेस था, इंडस्ट्री पे, यानी कि हेवी इंडस्ट्री पे क्या था हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो बेस था। तो ये दो क्या हो गए हमारे डिफरेंसेस हो गए, है ना। तो ये दो डिफरेंसेस क्या थे हमारे, तो पहले डिफरेंस हमारे हो गए कि प्लानिंग कमीशन, पहला हमारा प्लानिंग कमीशन कब आया था, तो प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 से क्या हुआ था हमारा फॉर्मेशन हुआ था। जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे ये 1951 to 1956 तक आए थे, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर क्या थे, बेस थे। जो हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान थे वो 1956 से 1961 तक आए थे, ये हमारे महालनोबिस मॉडल पर क्या थे, बेस थे। और वही हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या किया गया था, इसको काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे 85% लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। वही हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये हमारा हैवी इंडस्ट्री के ऊपर क्या था, फोकस था, यानी कि इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को क्या किया गया था, लगाया गया था, क्योंकि इंडस्ट्री के लगने से क्या होती है, और भी उससे बहुत तरह के रिसोर्सेस हमें क्या देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम लोग आयरन इंडस्ट्री कहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग, अगर आयरन इंडस्ट्री लगाते हैं तो आयरन इंडस्ट्री तो लगेगी तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे का, लेकिन आयरन बनने से क्या होंगे, तो आयरन बहुत अलग अलग मशीन्स भी क्या करते हैं, आयरन से बनते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, और भी इंडस्ट्री क्या होगा, उससे और भी इंडस्ट्री को क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, और भी इंडस्ट्री क्या होगा, उससे फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 सिक्योरिटी चैलेंजेस faced by the newly independent countries of Asia and Africa after the Second World War। यानी कि हमें क्या बोला है कि पहला हमें बताया गया कि क्या चैलेंजेस फेस किए गए थे, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या थे, है ना। तो जो नई नई कंट्री क्या हुई थी, आज़ाद हुई थी, जैसे जो अगर हम बात कर ले एशिया कॉन्टिनेंट की और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर जो नई नई कंट्री आज़ाद हुई थी किसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन कंट्री के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या थे, हमें इसके बारे में क्या करने हैं, बताने हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था हमारा, तो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से, कब, 1939 से 1945 तक क्या होता है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, ख़त्म होता है, तो जो एशिया और अफ्रीका के जो नए कंट्री जो फ्रीडम जिनको मिली थी, उनको सबसे पहले डर किस बात की थी, तो उनको सबसे पहले डर इस बात की थी कि कोई भी क्या कर ले, जो पावरफुल कंट्री है ना, वो कहीं ना कहीं क्या कर ले, इन पे कंट्रोल ना कर ले,
पहले डर उनको क्या था, कहीं ना कहीं जो नई नई जो कंट्री अभी क्या हुई है आज़ाद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इनको क्या कर ले, कंट्रोल ना कर ले। सेकंड प्रॉब्लम उनके लिए क्या था कि कंट्री में क्या थी, अलग अलग, क्योंकि जब कंट्री नई नई आज़ाद हुई है तो बहुत सारे लोग क्या चाहेंगे, पावर को कॉन्कर करना चाहेंगे। हर कोई चाहे कि हाँ ना, मैं क्या करूँ कंट्री में, जब ये कंट्री आज़ाद हुई है तो मैं क्या करना, जो अलग अलग उसके अंदर जो ग्रुप्स होंगे वो क्या चाहेंगे कि हम क्या करें, कंट्री को रूल करें। तो सबसे पहला रूलिंग का भी प्रॉब्लम था, है ना, कि कौन इनको रूल करेगा, उसमें इनकी सिक्योरिटी क्या थी, प्रॉब्लम आ रही थी। सेकंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे तो कंट्री में क्या थे, तो अलग अलग इंटरनली क्या थी, बहुत सारी कंट्री में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। यानी कि कंट्री के अलग पार्ट में ही, कंट्री के इंटरनल पार्ट में हम लोग क्या देखने को मिलता है कि जो अलग अलग स्टेट थे वो भी क्या कर रहे थे, कंट्री से अलग होने की डिमांड कर रहे थे। जैसा अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हमारा एक हैदराबाद था, है ना, हैदराबाद था हमारा, जूनागढ़ था, है ना, जम्मू कश्मीर था। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं थे, तो ये चाह रहे थे कि इंडिया के पार्ट में रहना ही नहीं चाहते हैं। क्या चाहते थे कि हम क्या करें, तो हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। इनकी डिमांड क्या थी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो हो गई कि उनको क्या था, इस बात का डर था कि जो नई नई कंट्री आज़ाद हुई वो पावरफुल कंट्री क्या कर ले, इनके ऊपर फिर से कंट्रोल ना कर ले, है ना। उसी में क्या थी, जो उस कंट्री के अलग अलग क्या थे, जो ग्रुप्स थे वो क्या चाहते थे, रूलिंग पावर चाहते थे। तो उनके लिए भी क्या थी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही थी। और सेकंड हमें क्या देखने को मिलती है, तो कंट्री के अंदर कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जो कि क्या चाहते थे, कंट्री से अलग होना चाह रहे थे। जैसे अगर हम बात कर लें इंडिया की, इंडिया के अंदर जो हमारे हैदराबाद हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, जूनागढ़ हो गए, त्रावणकोर हो गए, है ना। तो इस तरह के अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट थे ये क्या चाहते थे, अलग होना चाहते थे। तो इनके लिए भी क्या करना, तो इनको कंट्री के अंदर बना करके रखना भी कहीं ना कहीं क्या थी, एक सिक्योरिटी चैलेंज रही थी हमारे लिए। सेकंड हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टेररिस्ट की। क्या बात करते हैं, टेररिस्ट की बात करते हैं। तो टेररिस्ट का अटैक भी क्या था, इनके लिए सिक्योरिटी का चैलेंज था। जैसा कि हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर जो हमारा पार्ट है पीओके, क्या है हमारा जो पीओके जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं क्या था, जो राजा हमारे हरि सिंह थे, जो कश्मीर के क्या थे उस टाइम पे राजा थे, उन्होंने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या किया था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने क्या किया था, इंडिया के साथ साइन किया था। जिसमें उन्होंने क्या बताया था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उन्होंने क्या बताया था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया था, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंडर में क्या किया था, जम्मू कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बना लिया था। लेकिन पाकिस्तान क्या करती, तो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक करती है और कुछ सर्टेन पार्ट को कश्मीर क्या कर लेती है, वो लोग ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिसको आज हम लोग क्या जानते हैं, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो टेररिस्ट की प्रॉब्लम थी, तो नई नई कंट्री जो आज़ाद हुई थी उनके लिए टेररिस्ट का प्रॉब्लम भी क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। वही अगर हम लोग बात कर लेंगे लास्ट जो पॉवर्टी को अगर हम बात कर ले, तो क्योंकि जो कंट्री क्या हुई, जो नई नई कंट्री आज़ाद हुई थी वहाँ पर पॉपुलेशन क्या था, तो वहाँ पर हम देखने को मिलते कि पॉपुलेशन क्या था, बहुत ही ज़्यादा था। अब जब क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था और जो यूरोपियन जो एसोसिएशन जितने भी थे, यूरोपियन साइड के जितने भी लोग थे, इनका वेल्थ क्या कर चुके थे, ड्रेन कर चुके थे। यानी कि इनका जितना भी संपत्ति थी, इनकी संपत्ति क्या कर चुके थे, इस कंट्री के जो नई नई कंट्री आज़ाद हुए थे इनकी ऑलमोस्ट पूरी वेल्थ को क्या कर चुके थे, यूरोपियन लोग लेकर के यहाँ से चले गए थे। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी क्या थी, कहीं ना कहीं क्या थी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी कहीं ना कहीं क्या थी, इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक कुछ ऐसे थे रूल, ऐसे कुछ क्या थे, प्रॉब्लम्स थे एज अ सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो 1939 से 1940 हमारा क्या चला, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला। जैसे ही वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ तो नए कंट्री क्या हुए थे, जो एशिया एंड अफ्रीका के अंदर जो आज़ाद हुए थे उनके लिए पहला प्रॉब्लम क्या था, तो उनको प्रॉब्लम पहला डर इस बात का था कि जो नई नई कंट्री है उनकी, तो कहीं कोई पावरफुल कंट्री क्या कर ले, उनके ऊपर फिर से क्या कर ले, कंट्रोल ना कर ले। साथ ही रूलिंग में क्या थी, तो उस कंट्री के जो अलग अलग कंट्री के इंटरनल अलग अलग जो ग्रुप्स थे वो रूलिंग के हर कोई क्या करना था, रूलिंग करना चाहता था, जिस कारण से क्या हो गया, उनके लिए भी सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम इशू हो रहा था। सेकंड हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या था वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे इनके लिए हो रही थी। एंड साथ ही उनके लिए क्या थी, इंटरनल प्रॉब्लम भी थी सिक्योरिटी की, क्योंकि कुछ ऐसे भी नई नई कंट्री में जो कुछ ऐसे भी क्या थे, सर्टेन ग्रुप्स थे जो कि कंट्री से क्या होना चाहते थे, बिल्कुल अलग होना चाहते थे। सेकंड हम लोग देखते हैं पॉवर्टी, तो पॉवर्टी भी क्या थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। एंड लास्ट हम लोग क्या देखते हैं, जो पॉपुलेशन भी क्या थी, उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज वहाँ पर उनके लिए फेस की गई थी।
ट्रेडिंग स्टूडेंट के लिए क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो आप कोई भी क्या कर सकते हैं, दो प्रॉब्लम आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी दो चैलेंज आप वहाँ पर आंसर में अपने लिख सकते हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। यानी कि क्या होता है ना, हमारे कंट्री में 1975 के अंदर क्या होता है, इमरजेंसी लगती है। 1975 के अंदर हमारे कंट्री में क्या आती है, इमरजेंसी आती है। ठीक है, इमरजेंसी क्या आती है हमारे कंट्री के अंदर 1975 में आती है। अब जो इमरजेंसी लगाती हैं तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस टाइम पे हमारी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। वो क्या करती 1975 में क्या करती, इमरजेंसी लगाती हैं। और ये इमरजेंसी 1975 से लेके 1977 तक क्या रहता है हमारे कंट्री के अंदर, ये इमरजेंसी रहता है। अब इमरजेंसी लगाएं कौन सी, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, इमरजेंसी नहीं लगाते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, तो जाके प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप क्या करो, जाकर वहाँ पे क्या कर दो, कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे प्रेसिडेंट, फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट। अब जब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगाया था, तो इंदिरा गांधी ने ये बोला था, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस कंट्री में क्या है, कंट्री के अंदर इंटरनल क्या है, डिस्टर्बेंस है। कंट्री के अंदर क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। इस बात को बोलकर इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमारे कंट्री के अंदर क्या चल रही है, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है। कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, लड़ाई होने की शंका है, दंगे फसाद बहुत बड़े लेवल पे क्या होने की आशंका है, जिस कारण से क्या किया इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी क्या कर दिया, कंट्री के अंदर लगा दिया। और जब कंट्री के अंदर हमारे क्या लगते हैं, इमरजेंसी लगते हैं, तो कंट्री के अंदर इमरजेंसी जो लगती है वो आर्टिकल किसे मेंशन किया गया हमारा, तो आर्टिकल 352 के अंदर क्या किया गया, इमरजेंसी को मेंशन किया गया है। अब इमरजेंसी जो लगती है वो 3 कारण से लगती है। पहला होता है वॉर के कंडीशन में, जब दो अलग अलग कंट्री, इंडिया में वॉर, अगर इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे या इंडिया का वॉर चाइना से हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, हमारे कंट्री के अंदर क्या लग जाएंगे, इमरजेंसी लग जाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है हमारे कंट्री का, कुछ अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, क्या हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, इंटरनल क्या हो, डिस्टर्बेंस हो। और लास्ट होते हैं हमारे, तो लास्ट होते हैं हमारे एक्सटर्नल, क्या होते हैं लास्ट में, तो लास्ट में होते हैं हमारे कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल एग्रेशन, क्या होते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये 3 कारणों से क्या लगती है हमारे कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। एक्सटर्नल अगर हम लोग एग्रेशन की बात कर लें, यानी कि किसी बाहरी कंट्री के कोई प्रॉब्लम क्या है, किसी बाहर के कंट्री से कोई प्रॉब्लम यूएसए में चल रही है। हम लोग क्या लेते हैं, अगर यूएसए का एग्जांपल लेते हैं कि अगर यूएसए में क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट अगर इंडिया पे बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो उस कंडीशन में क्या लगते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन के अकॉर्डिंगली कंट्री के अंदर क्या लगते हैं, इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। लेकिन जो इमरजेंसी हमारे कंट्री इंडिया में लगाए गए थे, तो इसे 2 लेसन पहले हम लोग देखने को मिला। तो पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिला कि हम लोग कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, क्या है, हमारी कंट्री की जो क्या होगी, जो डेमोक्रेसी होगी, वो क्या होगी, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी हमेशा क्या रहेगी, सुप्रीम रहेगी, है ना। डेमोक्रेसी कभी भी आप क्या कर सकते हो, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि तो बहुत बड़े चेंजेस आप क्या कर सकते हो, नहीं ला सकते। यानी कि डेमोक्रेसी जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, हमारे कंट्री में सुप्रीम रहेगा। और जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड जो हमें सेशन देखने को मिला कि जो इमरजेंसी का क्या था, हमारा प्रोविजन था, क्या था, तो जो हमारा इमरजेंसी का क्या था, इमरजेंसी का हमारा क्या था, तो जो इमरजेंसी का हमारा प्रोविज़न था, उन लोगों के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्या था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। यानी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, तो इंदिरा गांधी ने ना एज अ प्रेसिडेंट को उन्होंने बोला कि आप क्या करो, जाके इमरजेंसी लगा दो। तो इसके बाद में क्या किया, इमरजेंसी के प्रोविज़न में क्या किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। क्या किए गए, तो इमरजेंसी के प्रोविज़न के अंदर क्या किए गए, तो इमरजेंसी के प्रोविज़न के अंदर कुछ चेंजेस किए गए। तो पहला ये बोला गया कि जो आपने क्या किया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो आपने हवाला दे के क्या किया है, आपने क्या किया है, इसका हवाला दे के आपने इमरजेंसी को लगाया है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब इसके लिए क्या होना कंपलसरी है,
तो आर्म्स रिबेलियन होना कंपल्सरी है। क्या होता है? आर्म्स रिबेलियन होना क्या है? कंपल्सरी। यानी कि जब तक अब हथियार नहीं उठेगा तब तक आप क्या कर सकते हो? कंट्री के अंदर इमरजेंसी वगैरह नहीं लगा सकते हो। और जो आप सेकंड बात क्या हमें सीखने को मिली, तो आप जो इमरजेंसी लगाओगे वो आप बोल करके नहीं लगाओगे। जो इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी अगर आप लगाओगे तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या है? काउंसिल ऑफ जो क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं, उनको क्या होगा? तो उनको रिटन में देना होगा। क्या देना होगा? उनको रिटन में देना होगा। किसको? प्रेसिडेंट। यानी कि आप क्या करोगे? रिटन में प्रेसिडेंट को लिख करके दोगे कि आप क्या करो? कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगाओ, है ना। सिर्फ बोलने से क्या होगा? कंट्री के अंदर इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो ये कुछ हमें लेसन्स क्या मिले? सीखने को मिले। साथ ही साथ हमें लास्ट क्या हम लोग देखने को मिला? जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, क्या थी? सुप्रीम कोर्ट थी। क्या थी? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी वो कहीं ना कहीं क्या हो गई? तो हमारे जो फंडामेंटल क्या थे? राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको लेके वो क्या हो गए? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। क्या हो गए? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए, है ना। बहुत ज़्यादा क्या हो गए? वो प्रोटेक्टिव हो गए, है ना। क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे थे? बहुत ज़्यादा वायलेट हो रहे थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के होने के सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है? तो गार्डियन ऑफ क्या माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं क्या माना जाता है? गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए, है ना। तो ये कुछ लेसन्स हमें क्या देखने को मिले? इमरजेंसी से देखने को मिले हैं, है ना। सबसे पहला हमने क्या देखा कि इमरजेंसी हमारी कंट्री में कब लगी? 1975 के अंदर, जो कि 1977 तक हमारे कंट्री के अंदर चली। जब हमारे कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगी उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? तो फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? प्रेसिडेंट थे। अब जब हमारे कंट्री के अंदर क्या लगती? इमरजेंसी लगती है, तो उसको नेशनल इमरजेंसी जब भी लगती है तो उसको आर्टिकल 352 के अंदर क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंगली 3 तरीके से क्या करते हैं? कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगेंगे। पहला होगा वॉर के कंडीशन में, दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस के कंडीशन में, और थर्ड है एक्सटर्नल एग्रेशन के कंडीशन में। 3 कंडीशन क्या लगती है हमारी कंट्री के अंदर? क्या लगती है? हमारे कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगती है। जो हमें लेसन दें तो पहला हमें लेसन क्या मिला कि डेमोक्रेसी क्या होती है? कभी भी क्या हो जाएगा? कुछ भी प्रॉब्लम हो कंट्री, चाहे कुछ भी हो कंट्री में, जो डेमोक्रेसी में हमेशा क्या रहेगी? सुप्रीम रहेगी। उसमें कुछ भी आप चेंजेस क्या करोगे? नहीं करोगे। दूसरा, इमरजेंसी के प्रोविजन को लेकर लोगों में क्या थी? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। तो उसमें क्या किया गया? जो एक्सटर्नल जो हमारे क्या थे? इंटरनल डिस्टर्बेंस थे, इनको चेंज करके क्या क्या दिया गया? तो आर्म्स रिबेलियन कर दिया गया। यानी कि प्रोविजन में लाया कि जब तक क्या करोगे? कंट्री के अंदर हथियार नहीं उठेंगे तब तक आप क्या करोगे? इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकते हो। साथ ही कुछ प्रोविजंस क्या किए गए? चेंजेस किए गए, जैसे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसका पे आर्म्स रिबेलियन का प्रोविजन दिया गया। साथ ही साथ आप इमरजेंसी जब लगाओगे तो आप सिर्फ बोल के नहीं लगा सकते हो। इमरजेंसी लगाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको क्या करना होगा? रिटन में प्रेसिडेंट को देना होगा कि हम इस कंट्री के अंदर क्या लगाना चाहते हैं? इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। और इमरजेंसी के बाद क्या हो गया? जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी वो हमारी फंडामेंटल राइट को लेकर कुछ ज़्यादा क्या हो गई? प्रोटेक्टिव हो गई। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको क्या माना जाता है? तो उनको गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट माना जाता है।